मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, राधे राधे। क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के इस नए सेशन में आज भी कुछ ऐसे सेलेक्टेड और चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी निर्णायक रोल प्ले करने वाले हैं। सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, क्लास में जल्दी से आइए और हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है, वह प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है? वह प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है जिसे पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। वस्तुतः यह स्थल आखेट संग्राहक से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का प्रतिनिधि स्थल भी है। निम्नलिखित में से कौन सा वो एक स्थल है? आप चिन्हित कर पाएंगे प्रश्न को? चाहें तो आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जल्दबाजी में रिप्लाई मत करिएगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: चौपानी मांडो, कोलडेवा, लौरादेवा और मेहरगढ़। और अब जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए ताकि मैं आगे आपको डिस्कशन कर सकूं। ध्यान रखिएगा, भूल से भी अगर आपने यहाँ पर मेहरगढ़ उत्तर दिया है तो जवाब गलत है। और यहाँ पर स्थल है आपका चौपानी मांडो। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। वही वो पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कौन सा है ना? ये बात पूछ रहा है वो आपसे। जल्दबाजी में आप मेहरगढ़ चुन सकते हैं, गलत हो जाएगा। चौपानी मांडो है ना? आखेट संग्राहक से और प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का प्रतिनिधि है, वो स्थल है चौपानी मांडो। आपको ये पता है ना कि वन्य चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? वन्य चावल का, तो वन्य चावल का प्राचीनतम प्रमाण चौपानी मांडो से है। और कृषि जन्य चावल का प्राचीनतम प्रमाण तो ये लौरादेवा है। कृषि जन्य वर्तमान संदर्भों में चावल का प्राचीनतम प्रमाण लौरादेवा, ठीक है। और अब ये भी ध्यान रखिएगा, नए शोधों में कुछ उत्तर परिवर्तित हो जाएंगे और वो ये हैं कि अब कृषि का भी प्राचीनतम साक्ष्य अगर कोई स्थल आपसे पूछता है तो वो माफ़ कीजिएगा, लौरादेवा है। 8500 BC के आसपास का ये स्थल है और ये है लौरादेवा, ठीक है ना? तो इतनी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी और इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए आप, और ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्राचीनतम प्रतीक स्थल कौन सा माना जाता है? प्रश्न बहुत शानदार है भाई। प्राचीनतम प्रतीक स्थल कौन सा है? मालवा, जोरवे, कैथा या फिर आमरी नाल? मालवा, जोरवे, कैथा या फिर आमरी नाल? रिप्लाई करिए और गलती मत करिएगा, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जवाब है कैथा। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्राचीनतम प्रतीक स्थल है कैथा। ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रश्न कभी कभी ऐसा भी आता है, वो क्रम लगाने के लिए दे देता है आपको। और ये प्रश्न है, दुष्यंत एवं भरत की कहानी किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलती है? दुष्यंत और उसके पुत्र भरत, दुष्यंत और शकुंतला का आख्यान, फिर उनके पुत्र भरत की कहानी, और जैमिनीय आरण्यक, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या फिर महाभारत में? बता पाएंगे? और यहाँ पर सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखिएगा भाई, देखिए गलत ना हो।
कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए एक एक प्रश्न बड़ा निर्णायक है। और ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो मैं चुनिंदा रूप से कहीं ना कहीं पर किसी न किसी परीक्षा में कभी कभार पूछे भी गए हैं, है ना। तो आप देखिएगा, इस प्रश्न को देखिए, उत्तर वैदिक काल में, प्रश्न को फिर से देख लीजिए आप एक बार। उत्तर वैदिक काल में अग्निकुंडों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? हवन कुंडों की बात हो रही है। और ऑप्शन यहाँ पर आपको कूटों के अनुसार चुनने हैं: कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा, श्रावस्ती और कौशाम्बी, लोथल और हस्तिनापुर। तो कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं तो आप कहेंगे हाँ सर मिले हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, कालीबंगा किसी भी दशा में उत्तर वैदिक काल का स्थल नहीं है, ये हड़प्पा काल का स्थल है, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे रिंग किया उत्तर वैदिक काल में, है ना। तो फिर अब वो कह रहा है उत्तर वैदिक काल, तो अब आप चुन लीजिए। अब यहाँ पर पहले एक चीज़ ये भी देखिएगा, लोथल को भी हटा दीजिए, लोथल से भी हवन कुंड मिले हैं, लेकिन ये भी हड़प्पा काल का स्थल है ना। और अब यहाँ पर अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, श्रावस्ती से मिले हैं और कौशाम्बी से मिले हैं, 2, 3 और 4। आप ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में हमें अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सीधे सीधे जवाब है अतरंजी खेड़ा, श्रावस्ती और कौशाम्बी। और तदनुसार यहाँ पर विकल्प आएगा 2, 3 और 4। प्रश्न बहुत आपके लिए, आपकी बौद्धिक परख के लिए और आपके अध्ययन के स्तर को मापने के लिए एकदम सटीक है। हड़बड़ी में कालीबंगा और लोथल दिखाई पड़ता है और उसमें ऑप्शन भी वही दिए हुए हैं, 1 और 5, कालीबंगा और लोथल। यहाँ पर ये हड़प्पा काल के लिए चुना जाएगा, उत्तर वैदिक काल के लिए नहीं। और मैंने जानबूझकर विकल्प भी इतने रखे हैं करीबी कि आप गलती कर दें। और अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बोधिसत्वों में इनका कार्य बुद्धि को प्रखर करना माना गया है। मतलब बुद्धि के प्रतीक कौन है? मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि या फिर मैत्रेय। तो इसका जवाब आप दे पाएंगे, और ये है मंजूश्री। और इनके प्रतीक के रूप में इनके एक हाथ में खड्ग या तलवार है और दूसरे हाथ में पुस्तक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पुस्तक। इसका मतलब भी यही है कि पढ़ाई के लिए बहुत कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है। और एक प्रश्न यहाँ पर और ये बनता है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं ले जाऊँगा अंदर, ये है मैत्रेय, इनको भावी बुद्ध कहा गया है। ये भविष्य में अभी अवतरित होंगे। मैत्रेय भावी बुद्ध हैं और अभी भविष्य में अवतरित होंगे, ध्यान रखिएगा। और अब आपके पास मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। प्रद्योत कहाँ के शासक हैं? तो नंबरिंग करेंगे हम लोग। अवंती के शासक हैं चंड प्रद्योत, ठीक है। उदायन कहाँ के हैं? कौशाम्बी के हैं, और कौशाम्बी के लिए आप चुनेंगे वत्स। प्रसेनजीत कहाँ के हैं? कोसल के हैं, तो यहाँ पर आप डालेंगे 4। अजातशत्रु मगध के हैं, तो यहाँ पर आप डालेंगे 1। तो ऑप्शन आ रहा है 3, 2, 4, 1, है ना, ठीक आ रहा है। तो 3, 2, 4, 1 में हम लोग अब देख सकते हैं कौन सा विकल्प आ रहा है। विकल्प बी आपके सामने मैच कर रहा है सही से, ठीक है। कर पा रहे, हमेशा मैच करने के लिए नंबरिंग का इस्तेमाल करिएगा। किसी भी दशा में आप एरो से मत मैच करिएगा। और इस प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने वार्ता को, बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस प्रश्न में इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ है,
सर्वप्रथम शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति निरूपित किया है। यानी कि वार्ता में मतलब बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य। वार्ता का मतलब 3 चीज़ें इसमें बेसिकली आप शामिल कर सकते हैं, कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं कि किसने वार्ता को शूद्रों की सर्वप्रथम सामान्य वृत्ति के रूप में निरूपित किया है। और ऑप्शन है मनु, कौटिल्य, गौतम और बृहस्पति। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है अधिकांश छात्र जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पर कौटिल्य को चुना है तो ये जवाब गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जवाब है गौतम। कौटिल्य ने भी शूद्रों को वार्ता का अधिकार दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे सर्वप्रथम शूद्र वर्ण की वृत्ति के रूप में निरूपित किया है, और वो है गौतम। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को अगर आपने गलत किया है तो फिर से इसको सही कर लीजिए और भविष्य के लिए याद रखिएगा। ठीक है। और अशोक ने प्रशासन में पितृवत सिद्धांत पर जोर दिया। पितृवत सिद्धांत पर, वो प्रशासन में वो कहता है कि मैं समस्त प्रजा मेरी संतान है, सबे मन से प्रजा ममा, ऐसा कहता है वो। इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति उसके निम्नलिखित लेख में है। लघु शिलालेख 2, शिलालेख 8, स्तंभ लेख 7 या फिर पृथक कलिंग लेख 1। तो कर पाएंगे, हमेशा की तरह सरल प्रश्न है, ये गलत मत करिएगा, है ना। और ये बताइए मुझे, आपको शिलालेख स्तंभलेख गुहालेख, मैं अशोक के बारे में बात कर रहा हूँ, लघु स्तंभ लेख, लघु शिलालेख और इनकी संख्या, इनकी लोकेशन, इनके बारे में क्लियर कट कॉन्सेप्ट हैं आपके पास या नहीं। जैसे शिलालेखों को लेके, संख्या को लेके छात्रों में बड़ा कंफ्यूजन है। स्तंभ लेखों में सर लोकेशन और फिर कभी कभार यहाँ से ये भी पूछा गया है कि ये बताइए कि किस स्तंभ पर कौन सा पशु स्थापित है। इस तरह के बात भी आते हैं, जैसे एक सारनाथ का जहाँ से हमारा राजकीय चिन्ह लिया गया है। लेकिन आपको शायद ये भी पता हो कि सारनाथ वाले स्तंभ पर कोई लेख अंकित नहीं है, है ना। 6 स्तंभ लेख आपको पता ही हैं, प्रयाग कौशाम्बी, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और रामपुरवा। ये 6 हैं, है ना, जिन पर लेख अंकित हैं। तो आपने अशोक के अभिलेखों का जो क्लासिफिकेशन है वो सही से पूरा चार्ट वाइज किया है, अलग अलग या नहीं। और अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि अशोक के अभिलेखों से एक प्रश्न फिक्स्ड है। अशोक के अभिलेखों से एक प्रश्न पूछे जाने की परंपरा हमेशा रही है। इस प्रश्न को थोड़ा देख लीजिए। और ये अशोक का अभिलेख ये भी है, अशोक के किस बृहद शिलालेख में उसकी इस प्रसिद्ध घोषणा का उल्लेख मिलता है कि हर समय, चाहे मैं कहीं भी रहूं, भोजन कर रहा हूं, किचन में हूं, महिलाओं के अंतःपुर में रहूं, या अपने अंतः प्रकोष्ठ में, या पशुशाला में, या अपने वाहन में, उद्यान में, कहीं भी रहूं, मैं जहां कहीं भी रहूं, मेरे प्रतिवेदक, प्रतिवेदक का मतलब है सूचनाकर्मी, मुझे सर्वत्र जन कार्यों के बारे में सूचित करें। ये वो कहाँ कहता है, किस षष्ठम शिलालेख में, द्वितीय में, चतुर्थ में, अष्टम में, बताएंगे मुझे। ये भी प्रश्न बड़ा रिमार्केबल क्वेश्चन है, गलती होती है। और ये 6वां शिलालेख है, ध्यान रखिएगा। शिलालेख और स्तंभ लेखों में भी अंतर आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, रिप्लाई करिएगा। फिर मैं कोशिश करूँगा एक क्लास आपकी अशोक के अभिलेखों पर ले लूँगा, या भारतीय इतिहास के प्राचीन अभिलेखों पर ले लूँगा एक क्लास। मेरे माइंडसेट में ये बात है अभी, चूँकि एक प्रश्न अभिलेखों से है ही, और आपको कम से कम प्राचीन भारतीय इतिहास के कम से कम
30 अभिलेख आपको पता होने चाहिए, 30 अभिलेख आपको कंफर्म पता होने चाहिए। और अब यहाँ पे देखिए वो ये क्या कह रहा है, ये जो पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, मालवार्जुनायन द्वयमाद्र का भीर, पंक्ति का उल्लेख किस निम्नांकित अभिलेख में, निम्नांकित उल्लेख हुआ है, किस अभिलेख में हुआ है, यहाँ पर उल्लेख लिखा हुआ है, तो किस अभिलेख में हुआ है। महरौली इलाहाबाद यानी प्रयाग प्रशस्ति, नालंदा प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति। कर लेंगे, समुद्रगुप्त का मामला है ये, और ये प्रयाग प्रशस्ति है, हरिशेर ने लिखी है, आपको पता है ना। 33 पंक्तियों का लेख है, चंपू शैली में रचा गया है, सब आपको पता है बाकी सारी बातें। और थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर मैं आपको और दे देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये लिखा हुआ है यहाँ पर, केसी श्रीवास्तव सर की बुक में सारे नाम दिए हुए हैं, पंजाब, मालवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना। और आगे देखिएगा, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित थे, इनके नाम ये हैं, मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्रक, आबीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक एवं खरपारिक। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बेहतर है आपके लिए। और आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये प्रश्न भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, गलत मत कर दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि किस शासकों में से मिहिर कुल के द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है। स्कंदगुप्त हैं, यशोधर्मन हैं, कुमारगुप्त हैं या फिर ईशान वर्मा हैं। ध्यान रखिएगा, मिहिर कुल की बात हो रही है ना, बताएंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर गलती से स्कंदगुप्त को मत चुनिएगा, और यशोधर्मन हैं। स्कंदगुप्त के समय एक जो हूण आक्रमणकारी है उसका नाम है खुशनेबाज, याद आ रहा है, क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर वो यशोधर्मन है। और अब अगला क्वेश्चन सरल प्रश्न है, गलती मत करिएगा। कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार कौन हैं? तो लक्ष्मी नारायण है, ध्यान रखिएगा, बिना कहे मैंने बता दिया। और आगे ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी नारायण की पुस्तक संगीत सर्वोदय है। संगीतकार पूछ रहे हैं, तो संगीतकार लक्ष्मी नारायण है और पुस्तक है संगीत सर्वोदय। आगे देखिएगा, नृत्य ठुमरी का जन्म इनके दरबार में माना गया है। तो मैंने कभी आपसे बताया भी था, ठुमरी और कथक, ठुमरी और कथक ये दोनों वाजिद अली शाह के समय में हैं। ठीक है, वो अवध का नवाब है, अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह, है ना। तो ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह, नृत्य गीत ठुमरी, और शायद अगला प्रश्न भी यही है, कथक का पूर्ण विकास। तो ये दोनों जगह कथक और ठुमरी वाजिद अली शाह, है ना। अख्तर पिया के नाम से ये कुछ लिखता विकता भी था वाजिद अली शाह, आपको पता है, बाद में डलहौजी ने इसे अपदस्त कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 15 पे नज़र डालिए। हॉकिंस ने जहांगीर के काल में प्रचलित एक सिक्के अशरफी का उल्लेख किया है, ध्यान रखिएगा। हॉकिंस ने किया है, इसका मूल्य क्या बताया है? 9 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये या 16 रुपये, बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है अगर कर पाएँ तो ठीक है। 9 रुपये जवाब मत दीजिएगा, और सही जवाब है 10 रुपये। ठीक है, गलती मत करिएगा। और अगला क्वेश्चन नज़र डालिए, ये प्रश्न शानदार है, गलती मत करिएगा, इसमें भी ये चुनिंदा प्रश्नों में है। किस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया? चंदेरी, घाघरा, खानुआ और बयाना। और जल्दबाजी में अगर आपने खानुआ चुन लिया है तो यहाँ गलत हो जाएगा। प्रश्न फिर से पढ़िए, राणा सांगा ने बाबर की सेना को प्रारंभिक युद्ध में परास्त किया, और वो है बयाना। प्रारंभिक झड़प में बाबर की सेना परास्त हुई थी, और उसके बाद फिर बाबर की सेना ने विद्रोह कर दिया था कि भैया हम लड़ेंगे नहीं आगे। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा, एलपी शर्मा सर की पुस्तक देखिएगा, मुगल काल वाली, पेज नंबर 11 में ही मिलेगा आपको। ये सोर्स दिया है मैंने, देख लीजिएगा। नए एडिशन में हो सकता है पेज बदल जाए। और अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप।
काफ़ी खान ने किस परवर्ती मुगल शासक के शासनकाल के संदर्भ में लिखा कि बादशाह का शासनकाल गवैयों, भाटों, नर्तकों एवं नौटंकियों के लिए स्वर्णकाल था? जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह रंगीला? और फिर यहाँ पर गलती मत करिएगा, रंगीला बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर है जहांदार शाह। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न कभी ना कभी आए हैं और एक ट्रैक है प्रश्नों के पूछे जाने का। काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणिक कृति हनफी फ़िक़्ह से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगज़ेब ने कराया था, उस ग्रंथ का नाम क्या है? सियासतनामा, फतवा-ए आलमगीरी या फिर अहकाम-ए आलमगीरी या फिर नसीहत-उल-मुलूक? और कर लेंगे आप बिल्कुल। और ये फतवा-ए आलमगीरी है, फतवा-ए आलमगीरी कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और मुस्लिम कानूनों का डाइजेस्ट भी कही जाती है ये पुस्तक, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। इस पुस्तक को मुस्लिम कानूनों का डाइजेस्ट भी कहा गया है। ठीक है ना, याद करिएगा, अपने सुझावों से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। और एक बड़ी बात ये भी है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपके बहुत सारे प्रश्न आए, लेकिन थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आपके प्रश्नों को शॉर्ट आउट नहीं कर पाया, वो एज़ इट इज़ रखे हुए हैं अभी। मैं अगले लेक्चर में उन प्रश्नों को शामिल करूंगा। आप धैर्य से क्लास में रहिएगा सभी लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अबुल फजल ने किसे सादा लहू कहा है? एक सरल व्यक्ति कहा है कि क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया जिसकी वह पूजा करता था। और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त कहा है। वो कौन है? तानसेन, टोडरमल, मानसिंह या बीरबल? और ध्यान रखिएगा, वो टोडरमल हैं, है ना। और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। संगीत की टप्पा शैली, ये प्रश्न शायद अभी हाल ही में कहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह? और बिल्कुल आप कर लेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला हैं। ठीक है, ये मोहम्मद शाह रंगीला हैं। तो कुल मिला के मैंने आज आपके इस टेस्ट पेपर में केवल 20 प्रश्न शामिल किए हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। कुछ टेक्निकल प्रश्नों को भी मैं लेकर उपस्थित होता हूँ। आपके जो प्रश्न आए हैं मेरे पास व्हाट्सएप पर, उनको शॉर्ट आउट करके समय निकाल कर मैं काम कर रहा हूँ उस पर। तो फ़िलहाल मुझे आज विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।